हेलो दोस्तों, एक थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम वर्क डन निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट होती है। और ये देखेंगे कि वर्क डन कब पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन कब नेगेटिव लेते हैं। जनरली जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। ये हमारा क्या है? प्रेशर। एक कोई साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं। इस साइक्लिक प्रोसेस जैसे ये 1 से ये 2 की ओर जा रहा है, तो इसका जो वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व, सपोज ये है, एक ये तरफ लिया, फिर एक यहाँ पे, एक ये लिया, तो जो 1 से 2 मान लेते हैं, ये 1 डेक्स, ये 2 डेक्स है, तो 1 से डेक्स से 2 डेक्स जो वर्क होगा एरिया अंडर द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, उसी को हम वर्क बोलते हैं। एक आपने इसे वर्क पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द पीडीवी। ओके, ये मेरा बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में। एरिया इंटू मतलब प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है, तो जो एरिया अंडर द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, ऑन द वॉल्यूम नॉट प्रेशर एक्सिस, ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अब डिफरेंट हम कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या रहता है? सबसे पहला कंडीशन, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों, एक बेसिक फॉर्मूला में मेट कर दे रहा हूँ। तो जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का इज इक्वल टू पी डी बी वर्क, बस यही है बेसिक फॉर्मूला। इसी को मैं यूज करके हम एक डिफरेंट कंडीशन के लिए मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूला का। सबसे पहला कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका वर्क डन क्या होगा? कि कोई भी प्रोसेस है, वही मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ दोस्तों। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, साइक्लिक प्रोसेस है, 1 से 2 डेक्स की 1 से 2 जा रहा है, इसका हम वर्क डन निकालते हैं। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो जो वर्क डन का हम फॉर्मूला तो यही लिखेंगे, P इंटू डी वी, वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम V2। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? 0। जब चेंज इन वर्क डन, ये टर्म क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो हमारा वर्क डन क्या होगा दोस्तों? 0 हो गया। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब दूसरा लेते हैं कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट होगा। यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो जो वर्क डन होगा इंटू पी इंटू डी बी वर्क। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो भी टर्म हम जानते हैं दोस्तों, यदि इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अब डी वी का वॉल्यूम V1 से लेकर के V2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो P इंटू V2 माइनस V1 ये होगा। ओके, तो ये हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अब एक तीसरा है दोस्तों एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये टर्म, ये कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है और एल नंबर बोलते हैं। पूरे टर्म क्या हो गया दोस्तों? कांस्टेंट हो गया। तो ये इसको सी मानता हूँ। तो एक टर्म दो बार इंटीग्रेशन में पी और डी भी, तो हमेशा वॉल्यूम को फॉर्म मानना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट भागा वॉल्यूम। ये यहाँ से रिलेशन आ रहा है। तो अब वर्क डन क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेशन पी डी वी, पी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? सी अपॉन वी इंटू डी वी, V1 से लेकर के V2। तो हमेशा इसका जो कांस्टेंट है तो C बार हो जाएगा ln V। ये क्या होगा? V1 से लेकर के V2। तो जो इसका वर्क डन होगा C
इंटू ln V2 माइनस V1, तो यानी कि क्या होगा V2 अपॉन V1। ये मेरा वर्क डन आ रहा है। इसका एक और प्रेशर फॉर्म में भी ले सकते हैं दोस्तों। P भी कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, P V1 1 इज इक्वल टू P V एट 2 प्रोसेस पे बराबर होगा। तो यानी कि V2 अपॉन V1 इधर गया इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, P1 अपॉन P2। तो अब ये भी फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट C ln P1 अपॉन P2। ये V2 अपॉन V1 P1, तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं दोस्तों। ये बेसिक 3 कंडीशन है जो बोर्ड लेवल पे और हमारा किसी भी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है। ओके, तो ये कांस्टेंट C क्या है, C इस कांस्टेंट इज इक्वल टू nRT और एक MRT होता है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक 3 कंडीशन होगा। एक मैं अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं यूज कर देता हूँ। अब है एडियाबैटिक, चौथा होता है एडियाबैटिक। इसी देखो तो P V के पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट होता है दोस्तों। गामा क्या है दोस्तों, कंप्रेशन रेशियो है। उसके बाद P V इज इक्वल टू गामा। अब यहाँ से भी हमेशा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो C अपॉन V के अपॉन गामा, गामा कांस्टेंट होता है ये। अब वर्क डन क्या होगा दोस्तों, P dV P इंटू डी वी, तो इसको क्या होगा दोस्तों P C अपॉन V के पावर गामा इंटू डी वी। अब देखो वर्क डन क्या हो, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा इंटू V के पावर माइनस गामा हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो डी वी। तो वर्क डन जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा V के पावर माइनस गामा, इंटीग्रेशन क्या होता है +1 अगर माइनस गामा +1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों V1 से लेकर के V2, V1 से लेकर के V2। तो वर्क डन जो होगा हमारा दोस्तों कांस्टेंट, तो ये होगा V2 का पावर माइनस गामा +1 माइनस V के पावर माइनस गामा +1, ये V1 हो जाएगा अपॉन माइनस गामा +1, ये रिलेशन आएगा। अब दोस्तों इसको रीअरेंज करोगे तो माइनस गामा इंटू भी हो जाएगा, तो माइनस गामा इंटू सी, इसको ध्यान रखो V के पावर माइनस गामा इंटू सी कॉन्स्टेंट है, इसको प्रेशर लिख सकते हैं। तो माइनस V के पावर माइनस गामा इंटू कॉन्स्टेंट C, V2 है तो P2 हो जाएगा। तो जो वर्क डन हमारा हो जाएगा दोस्तों P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, ये हमारा रिलेशन आएगा दोस्तों। तो जो एडियाबैटिक है जो फाइनल वर्क डन जो हमारा आएगा अपन P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, ये याद रखना। ओके, P1 P2 गामा इक्वल टू क्या होता है CP अपॉन CB, गामा का जो वैल्यू होगा CP अपॉन CB। ओके, अब एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसमें गामा की जगह पे n पुट करना है, तो पांचवा होगा फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए गामा इक्वल टू n होता है। तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1। ओके, ये वर्क डन हुआ। तो ये सारे इतना ही प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जेईई एडवांस में जो भी आने वाले क्वेश्चन उस एग्जाम होगा तो जो भी एप्लीकेबल होगा डायरेक्ट ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोसेस है, वैसे ड्राइव करने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं जनरली वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। ध्यान रखना दोस्तों क्लोज साइकिल में, हमेशा क्लोज साइकिल में, यानी स्टार्टिंग में फाइनल में बराबर है क्लोज साइकिल की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है क्लोज साइकिल है, तो जो क्लोज साइकिल होता है तो
हीट एडेड टू द सिस्टम, जब सिस्टम में हीट ऐड होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और हीट मतलब हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, हीट ऑफ एडिशन भी बोल सकते हैं। और यदि सिस्टम से बाहर हो रहा है तो हीट रिजेक्शन, यानी कि उसको ही नेगेटिव ले देते हैं। ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, जो हमारे सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम पे जो वर्क होगा उसको हम निगेटिव लेते हैं। ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम के द्वारा जो वर्क होगा उसको हम पॉजिटिव, यानी कि कोई सिस्टम हम हीट दिए, वो वर्क दिया, वो पॉजिटिव हो, लेकिन सिस्टम पे जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं वर्क डन नेगेटिव हुआ उस सिस्टम पे। ओके, हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन नेगेटिव, ये दो चार साइन कन्वेंशन दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव में भी ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है। ओके दोस्तों, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे मोर देन वन ऑप्शन रहेगा तो उसमें भी ये 5 फॉर्मूला कहेगा कौन सही है कौन गलत है। पोलोट्रोपिक का वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, एडियाबेटिक का ये होता है, फिर टेम्परेचर के लिए बोल देगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बोल देगा। ओके, एक होता है दोस्तों जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ हम इजिली हम समझा सकते हैं। जीरोथ लॉ क्या होता है, जो कि मोर देन वन चॉइस में आएगा, जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा। उसमें क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, बेसिक लॉ क्या है, तो दोस्तों सिंपल चीज़ बताता हूँ, कुछ नहीं याद रखना स्टेटमेंट। यदि टेम्परेचर कोई बॉडी ए है, ए बी हम 3 बॉडी लिए, टेम्परेचर ए का बॉडी ए है, टेम्परेचर बी का बॉडी बी है, और टेम्परेचर सी की बॉडी सी है, मतलब ए बी सी 3 बॉडी ले लिया, तीनों बॉडी का टेम्परेचर टी ए है, इस बी बॉडी का टेम्परेचर टी बी है, और सी का टेम्परेचर टी सी है। तो जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ कहता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द ए बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ बी, एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, मतलब टेम्परेचर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, देन टेम्परेचर ए और टेम्परेचर सी बराबर होगा। यही होता है जीरोथ लॉ। ओके, ये होता है हमारा दोस्तों जीरोथ लॉ। बेसिकली यही डिफरेंस है, मतलब फिगर आउट करना है, इसका फिगर आउट यही है, ए बी सी 3 बॉडी है, तीनों का टेम्परेचर टी ए टी बी टी सी है। इफ कंडीशन है टी ए टी बी बराबर हो, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी बराबर टेम्परेचर सी, तो टेम्परेचर ए और सी बराबर, देखो जाहिर सी बात है, इसका बराबर है। तो एग्जाम्पल है, ये 20 डिग्री सी है तो ये भी 20 डिग्री सी होगा, ये 20 डिग्री सी है तो ये भी 20 डिग्री सी होगा, तो देखो अल्टीमेटली इसका 20 डिग्री सी और ये बराबर है कि कुछ नहीं, ये स्केल यूज किया, रेफरेंस यूज किया, बस इसी कंसेप्ट पे सारा स्केल भी बनता है, जैसे फ़ारेनहाइट हो गया और कैलोरी हो गया, जो सेल्सियस हो गया, तो जो केल्विन है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल है। ओके, और डिग्री सेंटीग्रेड तो ये रिलेटिव है। तो बेसिकली दोस्तों ध्यान रखना है, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी शेयर कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको पता है तो उनको भी पता होना चाहिए। दोस्तों देखो, इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों को शेयर करें, जरूरी नहीं कि ये जो मैं बताया यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, नहीं, इससे रिलेटेड पूछेगा आपको। यदि इससे रिलेटेड पूछेगा तो दिमाग तो आपको भी लगाना है, आपके दोस्त को भी लगाना है, तो जो दिमाग लगाया, जो माइंड लगाएगा, जो थॉट थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये नहीं है क्वेश्चन कि उसको सॉल्व कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इस कंसेप्ट का यूज होगा। ओके, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों सबको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि हमको पता चलता है कि इस तरह के वीडियो मतलब स्टूडेंट लोग को या आप लोग को बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुआ, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू, थैंक यू।